लास्ट टाइम ने बनाया था स्ट्रिंग क्लास, लेकिन हमने जो पहले स्ट्रिंग क्लास बनाई उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। शॉर्टकमिंग्स इन existing string class. That we have designed earlier. हमने कुछ ऐसा किया था दोस्तों, हैश डिफाइन साइज 20, फिर लिखा था क्लास स्ट्रिंग, और यहां पे हम लिखा था प्राइवेट कैरेक्टर नेम या कैरेक्टर n ऑफ साइज 20। इसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम एलोकेशन। फ्रॉम स्टैक मेमोरी। तो दिक्कतें क्या आएंगी, साइज इज लिमिटेड टू 20। and cannot be specified during program execution। तो आज हम क्या इंप्रूवमेंट करना चाहेंगे? टुडे वी इंट्रोड्यूस concept of dynamic allocation। using new keyword। अभी न्यू कीवर्ड सब में है, C++ में भी है, जावा में भी है और C# में भी है। फ्रॉम हीप मेमोरी, ये कैंपस क्वेश्चन है। हम देखा था कि अभी स्टैटिक मेमोरी एलोकेट हुई थी स्टैक से, जबकि डायनामिक मेमोरी हमेशा हीप से लोकेट होती है। एंड delocating it using delete keyword। तो हम यहाँ पे डायनेमिक एलोकेशन भी परफॉर्म करेंगे और डायनेमिक डीलोकेशन भी परफॉर्म करेंगे। चलिए प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा। जो फीचर्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं उन फीचर्स को मैं फिर से इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, बस जो नया फीचर है वही मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो हमने कहा क्लास स्ट्रिंग, और हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्शन में दो वेरिएबल बना लेते हैं। एक तो कैरेक्टर एस्ट्रिक्स n, इससे हम कहते हैं पॉइंटर टू अ कैरेक्टर। पॉइंटर्स हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं जब हमने पैरामीटर पासिंग टेक्निक सीखा था। यहां पे एक नया वेरिएबल और हम इंट्रोड्यूस करते हैं साइज, कि आप साइज क्या रखना चाहते हैं। टू स्टोर साइज ऑफ द स्ट्रिंग। अब पब्लिक सेक्शन में कंस्ट्रक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। पहले हम बनाना चाहेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और हम सिस्टम से कह रहे हैं साइज इक्वल टू 20 और n इक्वल टू न्यू कैर ऑफ साइज। तो डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है उसमें मैं साइज 20 रखना चाहता हूं, क्योंकि बॉस ने मुझे कहा कि जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसमें जो साइज थी वैसी ही साइज by default है। So if you do not specify the size, the default size will becomes 20। लेकिन हम चाहेंगे कि एक और कंस्ट्रक्टर हो जिसमें हम अपनी तरफ से साइज स्पेसिफाई करें। तो दिस इंडायरेक्शन साइन साइज, या सिंपली यहाँ पे s कर देते हैं, हम एक साइज मेंशन करना चाहेंगे। तो साइज इक्वल टू s। अब बेनिफिट क्या होगा कि जो आप s की वैल्यू देंगे उतनी बड़ी साइज का एक स्ट्रिंग बन जाएगा।
तो ये कहलाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब हम चाहेंगे कि यहां पे हम एक डिस्ट्रक्टर डिजाइन करें जिसमें हम लिखेंगे डिलीट n। ये भी अपने आप में कैंपस क्वेश्चन है। डीएलोकेट मेमोरी फ्रॉम एरे पॉइंटेड बाय n। हम सिस्टम से रिक्वेस्ट करें कि सिस्टम n नाम का जो वेरिएबल किसी एक एरे को पॉइंट कर रहा है उसमें से मेमोरी डिलोकेट की जाए। तो रियल लाइफ में कंस्ट्रक्टर का काम होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जबकि डिस्ट्रक्टर का काम होता है टू डीलोकेट द मेमोरी allocated at runtime। Remaining functions are same as we designed earlier inside string class। तो आप लोगों को फिर से स्ट्रिंग क्लास नहीं बनानी है। अभी जो कुछ दिन पहले स्ट्रिंग क्लास बनाई थी उससे में आप ये फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन तो भी मैं यहाँ पे दो फीचर्स ऐड कर देता हूँ। जैसे एक फंक्शन रीड, जिससे यूजर से मैं एक स्ट्रिंग पूछ पाऊँ, एंटर स्ट्रिंग scene.getLine। अब आप मुझसे पूछा करते थे सर गेट लाइन में दो पैरामीटर क्यों आते हैं? तो ये दो पैरामीटर इसलिए आते हैं कि पहले तो हम स्ट्रिंग स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग इनपुट करनी है और फिर उसकी मैक्स साइज, कि उसकी मैक्स साइज कितनी है। अब इसी तरह से हम एक फंक्शन बना लेते हैं शो, जिससे कि डेटा को हम शो कर पाए। स्ट्रिंग इज जो भी स्ट्रिंग का डेटा हो। अब हम इसे मेन प्रोग्राम में एक्सेस करना चाहेंगे। पहले मैंने कहा स्ट्रिंग ए, तो ये कॉल करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर साइज बिकम 20। लेकिन मैं एक स्ट्रिंग बी बना रहा हूं जिसकी मैं साइज दे रहा हूं फॉर एग्जांपल से 5, कॉल्स पीसी साइज 5। तो अब हम अपने हिसाब से स्ट्रिंग की साइज मेंशन कर सकते हैं कि कितनी हमें साइज चाहिए। अब हमने कहा a.read और b.read, और हम दोनों को शो करना चाहेंगे कि दोनों में इंफॉर्मेशन क्या है। प्रोग्राम तैयार हो गया है, इसे हम रन करना चाहेंगे। इसे कंपाइल किया जाए, देखें कुछ एरर्स आया या नहीं। कोई एरर नहीं, हम इसे रन कर सकते हैं। पहली स्ट्रिंग की लिमिट है 20, तो हम 20 तक कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा रेंचो रणछोड़ दास। सेकेंड स्ट्रिंग की लिमिट केवल 5 है, तो जैसे हम कह सकते हैं रमन या रामा, तो 5 लेटर्स तक हम इनपुट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें पहली इन्फॉर्मेशन भी शो हो रही है और सेकंड इन्फॉर्मेशन भी शो हो रही है। हालांकि यहाँ पे लेटर्स 4 है, लेकिन हम जानते हैं कि 5th स्पेस में /0 स्टोर हुआ है। इस कारण से कंपनीज में रिकमेंड किया जाता है कि हम कुछ ऐसा लिखें +1। +1 का मतलब कि जो भी आपने साइज दी है 1 एक्स्ट्रा फॉर /0, 1 एक्स्ट्रा फॉर /0। ऐसा नहीं करने पे 19 लेटर्स स्टोर होंगे और 20th पोजीशन पे /0 स्टोर होगा।
हमने कुछ दिन पहले डिज़ाइन किया था स्ट्रिंग क्लास, वैसे हम चाहेंगे कि हम डिज़ाइन करें मैट्रिक्स क्लास। अब मैट्रिक्स क्लास में वर्क करने के लिए मुझे आपको 2D अरे सिखाना पड़ेगा कि 2D अरे में कैसे वर्क करते हैं। तो सिंटेक्स तो हम सभी जानते हैं कि 2D अरे का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, डेटा टाइप, एरे नेम, फिर हमें देना पड़ता है रो साइज और कॉलम साइज। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे सीखा था काफ़ी समय पहले, इंटीजर ए रोज कॉलम्स, या 3 दे देते हैं, यानी 3 रोज होंगे 3 कॉलम्स होंगे। अब मैं प्रोग्राम सिखाना चाहूंगा मैट्रिक्स एडिशन का। हमेशा की तरह पहले हम यूज करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, यूजिंग अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। अब अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच की खासियत क्या है? सिंपल बट नो कोड रीयूजेबिलिटी। तो कोडिंग तो सिंपल रहेगी, लेकिन कोड को हम रीयूज नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि इसमें सब कुछ मेन के अंदर लिखते हैं हम लोग। तो हमेशा की तरह हमने प्रोग्राम में इंक्लूड किया फॉर एग्जांपल std.h, और हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं 2 वेरिएबल्स, एक तो रोज साइज 3, कॉलम्स साइज 3, कैंपस क्वेश्चन 4। हैश डिफाइन इज कॉल्ड मैक्रो और रिप्लेसमेंट फंक्शन। हम अपने सिस्टम से रिक्वेस्ट करें कि सिस्टम जहां जहां रोज मिले वहां 3 आ जाए, और जहां जहां कॉलम्स लिखे वो 3 आ जाए। इट वर्क्स ड्यूरिंग कंपाइलेशन प्रोसेस, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसके आगे भी हैश लगा है वो प्री प्रोसेसर हो जाता है, बिफोर कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन के दौरान जहां जहां रोज इन कॉलम्स लिखा होगा वो रिप्लेसमेंट परफॉर्म कर देगा। अब हम मेन फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं। हमें 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो हमें 3 वेरिएबल चाहिए। एक तो मैट्रिक्स ए, सेम वैसे ही मैट्रिक्स बी और सी। तो यहां पे ए का नाम हम सी कर देते हैं और ए का नाम हम बी कर देते हैं। साथ साथ कुछ लोकल वेरिएबल्स हो चाहिए लूप परफॉर्म करने के लिए। अब टेकिंग इनपुट इनटू मैट्रिक्स ए, हमने कुछ समय पहले सीखा था कि यहाँ पे 2 डायमेंशंस हैं, तो 2 वेरिएबल चाहिए होंगे। एक वेरिएबल जो रो को ट्रेवल करे, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है, और एक वेरिएबल जे जो 0 से कॉलम से ट्रेवल करे। तो ये ट्रेवर्स करेगा ईच रो। तो पहले 0th रो कवर करेगा, फिर नेक्स्ट रो, फिर इससे से ट्रेवल करेगा ट्रेवर्स ईच कॉलम। तो हमने काफी दिन पहले नेस्टेड लूप सीखा था, वही नेस्टेड लूप हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब हम एक मैसेज देना चाहेंगे, प्रिंट एफ एंटर ए %d, जैसे लोकेशन प्रिंट हो कि किस लोकेशन पे डेटा इनपुट होगा। स्कैन एफ %d aij। तो हम सिस्टम को इन्फॉर्म करें कि सिस्टम में जो डेटा डालना है वो ith रो और jth कॉलम में जाएगा। अब 1D अरे में बस एक डायमेंशन आता था, जबकि 2D अरे में 2 डायमेंशन देने पड़ते कि कौन से रो और कौन से कॉलम में डेटा इनपुट करना है। अब देखिए अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच की खराबी क्या है कि मुझे मैट्रिक्स बी को भी इनपुट करवाना है। तो
मुझे यहाँ पे फिर से कोडिंग लिखनी पड़ेगी, बस एक ही जगह करना पड़ेगा बी। अच्छा, अब हमें परफॉर्म करना है मैट्रिक्स एडिशन एज वेल एज डिस्प्ले। हालांकि हम डिस्प्ले के लिए सेपरेट लूप चला सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही लूप में दोनों काम हो जाएं। तो हमने एक लूप फिर से परफॉर्म किया फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन रोज आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल टू 0 से लेके जे लेस देन कॉलम्स जे प्लस प्लस। अब हमें स्कूल लाइफ में सिखाया गया था कि मैट्रिक्स एडिशन सिमेट्रिक होता है, यानी सी आई जे में आ जाएगा ए का आई जे प्लस बी का आई जे। अब क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई है तो उसको हम प्रिंट भी करना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ना चाहूंगा, इसका मैं नाम दे रहा हूं star1, और यहाँ पे भी हम स्पेस छोड़ना चाहेंगे, इसका नाम देते star2। मैं चाहूंगा कि मैट्रिक्स एडिशन के बेसिस पे आप लोग डिजाइन करें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम भी कुछ ऐसा ही होगा, बस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड हो जाएगा। कारण क्या है कि मैट्रिक्स एडिशन तो डायरेक्टली परफॉर्म हो जाता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली परफॉर्म नहीं होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हर रो के साथ दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम का हर एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई के ऐड होता है, जिस कारण से आपको एक्स्ट्रा लॉजिक जोड़ना पड़ेगा। अब जो हमें डेटा कैलकुलेट हो गया है उसे प्रिंट करना चाहेंगे, तो प्रिंट एफ %d/t, हम चाहेंगे कि सी का आईजी डेटा प्रिंट हो जाए। और यहाँ पे लाइन चेंज हो जाए, जैसे कि हमने पिरामिड्स के दौरान की थी। चेंज रो, चेंज लाइन बिफोर नेक्स्ट रो। हम चाहेंगे कि हर रो एक डिफरेंट लाइन में शो हो। अब ये कहलाएगा एंड ऑफ लूप, ये लूप की एंडिंग हो गई, और हमेशा की तरह ये मेन की क्लोजिंग। अब इस प्रोग्राम को हमने डिजाइन कर लिया, इसे कॉपी कर लिया जाए, और यहां हम इसे कोड ब्लॉक्स पर रन करके देखते हैं। ये जो हमने कमेंट किया, ये पाइथन का स्टाइल है कमेंट करने का, तो सी लैंग्वेज में या सी प्लस में कुछ इस तरह से कमेंट करना था। अब इस प्रोग्राम को जैसे हमने एग्जीक्यूट किया तो हम इनपुट परफॉर्म कर सकते हैं कुछ, जैसे हम यहाँ पे सभी डेटा 1 दे देते हैं और यहाँ पे सभी डेटा 2 दे देते हैं, तो सिस्टम शो करा है कि जो रिजल्ट आएगी वो 3333 आएगी। अब हमें यहाँ पे कैंपस क्वेश्चन कवर करना होगा। कैंपस में आएगा व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अबव कोड। तो काफी दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था नेस्टेड लूप के बारे में। If outer loop executes m times and inner loop n times, then total loop executes m cross n times।
अच्छा, फिर हमने कहा था अगर m और n बराबर हो देन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, मेरे पास स्क्वायर लिखना संभव नहीं है, इसका आंसर मैं m इंटू एन को n इंटू एन लिख रहा हूँ, यानी n स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने लूप 3 बार चलाया है। हियर वी यूज नेस्टेड लूप 3 टाइम्स। So total time complexity is equal to 3 times of order of n square। अब अगेन मेरे पास स्क्वायर लिखना संभव नहीं है, तो मैं कुछ इस तरह से आंसर लिख रहा हूं। अब अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले और एडिशन साथ में नहीं करवाते हैं, अगर हम डिस्प्ले को अलग से लिखते तो उस केस में हो जाता 4n स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर क्या फर्क पड़ता है 3n स्क्वायर या 4n स्क्वायर से? अगर एरे छोटा है, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 है, तो टेक्निकली हमें कंजम्पशन होगा 3 इंटू बिग O ऑफ 3 इंटू 3, यानी 27 स्टेप्स लगेंगी। लेकिन रियल लाइफ में जो एरेस होते हैं वो 100 क्रॉस 100 के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे गलती से अगर हमने 4 टाइम्स कर दिया तो टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस कारण से हम टाइम को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे। अब जो प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच में, वही प्रोग्राम हम 2 बार और बना सकते हैं। मेथड सेकंड हो सकता है मॉड्यूलर अप्रोच यूजिंग फंक्शंस, जिसे हम सी अप्रोच कह सकते हैं। और हम चाहे तो इसी प्रोग्राम को एक तरीके से बना सकते हैं जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब प्रोग्राम तो यही रहेगा, लेकिन फंक्शंस में आ जाएगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पे ये मेथड ऑलरेडी दिया हुआ है और आप में से कई दोस्तों ने देख भी लिया है कोडिंग। तो अब हम इसी प्रोग्राम को मेथड सेकंड से अचीव करना चाहेंगे। हम जानते हैं कि मॉड्यूलर अप्रोच में डिज़ाइन करना बड़ा ही आसान है। हम कॉपी पेस्ट का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। हमने कॉपी पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। मॉड्यूलर अप्रोच कहती है कि फंक्शन डेफिनेशन करें। फंक्शन डेफिनेशन, हालांकि हम चाहें तो पहले डिक्लेरेशन और फिर बाद में डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन आसान है कि पहले हम डेफिनेशन दे दें। तो एक फंक्शन बनाना चाहेंगे रीड इंटीजर x of columns। now this is very interesting। हम सीख रहे हैं कि कैसे हम 2D अरे पास करें। पासिंग 2D अरे, अब जब हम 2D अरे पास करते हैं तो रो साइज इज ऑप्शनल बट कंपल्सरी टू स्पेसिफाई कॉलम साइज। हालांकि हम चाहे तो दोनों साइज भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो रो साइज छोड़ सकते हैं, कॉलम साइज कंपल्सरी। तो यहाँ पे कैंपस क्वेश्चन 5 आ गया, रो साइज ऑप्शनल, कॉलम साइज कंपल्सरी, या मस्ट भी लिख सकते हैं, चलेगा। अब जिस जैसे हमने रीड फंक्शन बनाया है वैसे हम एक फंक्शन बना सकते हैं ऐड या शो फंक्शन। पहले बना लेते हैं शो फंक्शन। अब अंत में एक फंक्शन ऐड, लेकिन ऐड में एक नहीं बल्कि हमें 3 मैट्रिक्स भेजनी पड़ेंगी, एक्स मैट्रिक्स, वाई मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स Z। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर का नाम डिफरेंट हो सकता है। तो मेन प्रोग्राम में नाम दिया है ABC, लेकिन हम यहाँ पे नाम XYZ यूज कर रहे हैं। तो अब हमें बस करना क्या है दोस्तों, हमें लिखना है रीड A।
हमेशा एरे पास बाय रेफरेंस होता है, तो जब हम लिखा रीड ए तो ए की लिंकिंग एक्स से हो गई। जब हम लिखेंगे रीड बी, यही बी एक्स से लिंक हो जाएगा। अब हम ऐड करना चाहेंगे किसे, ए कॉमा बी कॉमा सी, फंक्शन कॉल। अब देखिए ए किससे लिंक हो जाएगा, एक्स से, बी किससे लिंक हो जाएगा, वाई से, और सी किससे लिंक हो जाएगा, जेड से। अब आप नेम सेम देना चाहे तो सेम भी दे सकते हैं, डिफरेंट देना चाहे तो डिफरेंट भी दे सकते हैं। सी आउट डिस्प्लेइंग मैट्रिक्स। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक मैसेज आए और हमने कहा शो सी। अब देखिए फंक्शन का एडवांटेज क्या है कि फंक्शन की मदद से हम तीनों मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं, जबकि पहले अगर हम ऐसा करते तो हमें 3 बार कोडिंग लिखनी पड़ती। लेकिन थैंक्स टू दिस अप्रोच कि केवल हमें फंक्शन को कॉल करना होगा। अब हम जानते हैं कि फंक्शन में कोडिंग करना बड़ा आसान है। जो मैंने आपको इनपुट का तरीका सिखाया वही तरीका हमें कॉपी पेस्ट करना है। इसे कॉपी पेस्ट करके हमें रीड फंक्शन में रखना है। सेम ऐसे ही शो फंक्शन के साथ होगा कि हमने इस लॉजिक को कॉपी किया और उसे शो में पुटअप कर दिया। अब यहाँ पे कौन कौन से 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, आई और जे, जिनको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। ये एक्स्ट्रा जो कंसेप्ट है इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इन एक्स्ट्रा कंसेप्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि इसका काम केवल डिस्प्ले करना है। तो मॉड्यूलर अप्रोच में जिसका जो काम है बस उतना ही वो काम करेगा। ऐसे में एक फंक्शन बनाना है एडिशन। अगेन हमें यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे आई और जे। ये एक्स्ट्रा लाइंस मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि डिस्प्ले का काम डिस्प्ले के पास रहेगा। तो फंक्शंस की खासियत होती है कि जिसको हमने जिस काम के लिए डिजाइन किया है वो बस उतना ही काम करेगा। तो एडिशन का काम है एडिशन करना और शो का काम है केवल मैट्रिक्स को शो करना। अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर्स में एक्स लिखा हुआ है, तो टेक्निकली अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मैसेज चेंज कर देंगे। यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे एक्स आएगा। यहाँ पे सी नहीं, यहाँ एक्स आएगा। ऐसी एडिशन में यहाँ पे सी नहीं, जेड, यहाँ एक्स और यहाँ वाई आ जाएगा। अगर आप सेम वैसे का वैसे लिखना चाहें तो ए बी सी भी दे सकते थे, लेकिन एज ए टीचर मैं अपने दोस्तों को डिफरेंट अप्रोच सिखा रहा हूँ कि हाँ ऐसा भी कर सकते थे। अब क्योंकि हेडर फाइल मेरी std अच्छे, तो मैसेज मुझे सी आउट नहीं प्रिंटफ से देना चाहिए। ऐसे ही मैं एक मैसेज यहां दे रहा हूं, इनपुट मैट्रिक्स ए। मैं यूजर को मैसेज दे रहा हूं कि अभी आपको ए मैट्रिक्स इनपुट करनी है। सेम ऐसा ही मैसेज हम यहां दे देते हैं, इनपुट मैट्रिक्स बी, जिससे कि यूजर को आइडिया रहे कि अभी किस में इनपुट हो रहा है। तो आपने देखा कि हमारा प्रोग्राम अब छोटा हो गया। हम चाहे तो ये पूरे के पूरे फंक्शंस हेडर फाइल में मूव कर सकते हैं। तो मॉड्यूलर अप्रोच का एडवांटेज क्या हुआ कि मेन प्रोग्राम काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया और बाकी जो भी ऑपरेशन थे वो फंक्शन में मूव हो गए। अब हमने इसे कॉपी किया और इसे हम रन करना चाहेंगे। फंक्शन अप्रोच, इसे कंपाइल किया जाए, एवरीथिंग इज फाइन। अब रन किया जाए तो हमेशा एंट्री मेन फंक्शन से होगी। देखिए मैसेज आ रहा है एंटर आइटम 00, लेकिन किसका, मैट्रिक्स ए का। हमने शायद साइज इंक्रीज की हुई है, हमने 4x4 किया हुआ था, तो ये 4x4 के एलिमेंट उसने पूछ लिए हैं। अब वो सेकंड मैट्रिक्स में इनपुट पूछ रहा है हमसे, तो हमने सेकंड मैट्रिक्स में भी इनपुट कर दिया।
अब क्योंकि ये 4x4 मैट्रिक्स थी, तो 4x4 मैट्रिक्स के हिसाब से मेरा रिजल्ट शो हो गया, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों अब हम करना चाहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर, जो है इनहेरिटेंस। देखिए डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन कहती है क्रिएटिंग न्यू स्पेशलाइज्ड क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग जनरलाइज्ड क्लासेस without rewriting existing code logic. अब यहां पे फीचर क्या होगा? चाइल्ड, ड्राइव्ड और सब क्लास कैन एक्सेस फीचर्स ऑफ पेरेंट and can also have its own features। जैसे कि हमारी फैमिली में भी होता है कि जो भी हमारे पेरेंट्स से एक्वायर किया होता है वो सब चीज़ें हम यूज़ कर पाते हैं, साथ साथ हम अपनी भी कुछ चीज़ें कुछ बाय कर सकते हैं। तो जो चाइल्ड क्लास होती है वो अपने खुद के भी फीचर यूज़ कर सकती है, साथ साथ पेरेंट के फीचर भी यूज़ कर सकती है। अच्छा, अब हम कई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, चाइल्ड और पेरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव्ड या बेस क्लास भी यूज कर सकते हैं वर्ड, या सब क्लास या सुपर क्लास भी कर सकते हैं। तो जिसको हम पेरेंट कहते हैं उसको हम बेस या सुपर कहते हैं, जिसको हम चाइल्ड कहते हैं उसको हम ड्राइव्ड या सब क्लासेस भी कहते हैं। अब सवाल आता है कि सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स ऑफ अचीविंग इनहेरिटेंस इन C++। तो सिंटेक्स है क्लास, पेरेंट। अब यहाँ पे तीन तरह की प्रॉपर्टीज होंगी, प्राइवेट मेंबर्स होंगे, डेटा टाइप, डेटा मेंबर, ओनली पेरेंट कैन एक्सेस। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो चीज प्राइवेट है वो केवल पेरेंट एक्सेस कर सकता है। तो आज हम एक नया कंसेप्ट यूज करेंगे, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि जो चीज प्रोटेक्टेड होगी वो पेरेंट भी एक्सेस कर पाएगा, चाइल्ड भी एक्सेस कर पाएगा। बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड कैन एक्सेस इट। तो हमारे दोस्तों के घर में अगर टू व्हीलर्स हों तो बाय तो पेरेंट्स ने किया लेकिन हम भी ड्राइव करते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड मोड में है। जो इंफॉर्मेशन पब्लिक में होगी वो सबको एक्सेसिबल है। ये पेरेंट को भी एक्सेसिबल है, चाइल्ड को भी एक्सेसिबल है, प्लस अदर्स जो हैं उनको भी एक्सेसिबल है। अब भी लिखना पड़ता है क्लास चाइल्ड कॉलन पब्लिक और फिर पेरेंट का नाम। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया दोस्तों, CQ नंबर 5 या 6। Here colon public is called inheritance mode। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे ये इनहेरिटेंस मोड का मतलब क्या होता है। अब जिस जैसे हमने चाइल्ड में फीचर्स बनाए, पेरेंट में फीचर्स बनाए, वैसे ही चाइल्ड में भी फीचर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी प्राइवेट हो सकता है, यहाँ पे भी पब्लिक हो सकता है। तो कंक्लूजन निकला कि जब हमें चाइल्ड क्लास बनाना हो तो बस ये एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, यानी पेरेंट का नाम, कि किसको हम अपना पेरेंट डिजाइन करना चाहते हैं। जैसे मैं एक बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल को करना चाहूंगा। हम बना रहे हैं हमेशा की तरह, पहले तो हम इंक्लूड कर लेते हैं।
तो हमने क्लास का नाम दे दिया बेस, और यहां पे मैं पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन बना लेता हूं डिस्प्ले, और यहां पे मैं लिख देता हूं बेस क्लास डिस्प्ले या सिंपली बेस क्लास, जो भी आप मैसेज देना चाहें। क्योंकि सिंपलेस्ट एग्जाम्पल बना रहा हूं तो कुछ ऐसे से हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। ड्राइव, अब ड्राइव किसकी चाइल्ड है? पब्लिक ऑफ बेस। अब यहां भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं जैसे शो फंक्शन, सी आउट ड्राइव क्लास। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमेशा सिंटेक्स को समझने में हेल्प करता है कि पहले पेरेंट का नाम आ जाता है, तो हमने पेरेंट का नाम दिया बेस, और हमने एक फंक्शन बना दिया डिस्प्ले। हमने चाइल्ड बनाई ड्राइव क्लास, और हमने बना दिया शो। अब जैसा कि डेफिनेशन लिखी हुई थी कि चाइल्ड क्लास पेरेंट के भी फीचर को यूज कर सकता है और अपने फीचर भी यूज कर सकता है। तो ड्राइव क्लास को पेरेंट से क्या मिला? डिस्प्ले फंक्शन, साथ साथ उसका खुद का शो फंक्शन क्या है? शो। अब हम मेन प्रोग्राम बना लेते हैं, और यहां मैं केवल ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। अब हमसे कैंपस में पूछा जाएगा कि क्या ये वर्क करेगा कि नहीं, तो डज इट वर्क? तो आंसर है यस, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट। हालांकि हम जानते हैं कि यहां पे कहीं भी डिस्प्ले फंक्शन नहीं है, लेकिन तो भी डिस्प्ले फंक्शन वर्क करेगा क्योंकि वो उसने पेरेंट से इनहेरिट किया है। ऐसे ही हम लिखेंगे शो, क्या ये वर्क करेगा? यस। इट्स ऑन फंक्शन। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चाइल्ड कैन एक्सेस पेरेंट क्लास फीचर्स but not vice versa. यानी उल्टा संभव नहीं है। तो अभी जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो बाद में मैं यहां पे इसे बेस ऑब्जेक्ट कर दूंगा। जब इसे हम बेस ऑब्जेक्ट कर देंगे तो डिस्प्ले तो वर्क करेगा, लेकिन शो वर्क नहीं करेगा। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को जल्दी से रन किया जाए, देखिए मैं कैसा रिजल्ट मिलता है। इसे कंपाइल किया जाए, देखिए सब कुछ ओके, लेकिन अब अगर मैं इसे एक्टिवेट कर दूं और इसे डिसेबल कर दूं तो यहां एरर आ जाएगा। कारण क्या कि चाइल्ड ने पेरेंट के फीचर को इनहेरिट किया है, पेरेंट ने चाइल्ड को इनहेरिट नहीं किया। तो सिस्टम करे कि बेस क्लास में कौन सा फंक्शन नहीं है? शो फंक्शन। तो चाइल्ड अपने पेरेंट के फीचर यूज करता है, पेरेंट अपने चाइल्ड के फीचर एक्सेस नहीं कर पाता क्योंकि इनहेरिटेंस यूनिडायरेक्शनल होता है। चलिए अब इसको जल्दी से हम इसे कंपाइल कर लेते हैं और रन करते हैं। हालांकि ऑब्जेक्ट ड्राइव क्लास का था, लेकिन मैसेज दो आए। पहले डिस्प्ले ने शो किया बेस क्लास और फिर शो फंक्शन ने शो किया ड्राइव्ड क्लास।